अब हम इसमें आगे स्टार्ट करते हैं हमारे सेकंड पार्ट से। अब ये इसमें और 100 क्वेश्चंस है। पहले आपने 100 क्वेश्चंस कवर किए। अब इसी तरीके से हम लोगों के पास और 100 क्वेश्चंस का सेट है। तो अब हम उनको देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसमें चीजें लिखी। देखिए भाई, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है कि औपनिवेशिक काल के समय जो भारत की अर्थव्यवस्था हमें देखने को मिलती है उसके उसी के बारे में हम लोगों को कथनों पर विचार करना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो औपनिवेशिक शासन के समय स्थापना से पूर्व जन सामान्य की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत जो है उस समय कृषि हुआ करता था। ठीक है, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। अगला कह रहा है कि जब हमारा अंग्रेजी शासनकाल स्थापित हुआ उससे पहले सूती और रेशमी वस्त्रों और धातु आधारित वस्तुओं से जो है अच्छा खासा विश्व विख्यात था बाकी भारत। इसके लिए बिल्कुल सही बात है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि 20वीं शताब्दी के पूर्व भारत की जो राष्ट्रीय आय की जो वृद्धि थी वो 5% से कम थी। ये गलत लिखा हुआ है। इसमें क्या होगा, राष्ट्रीय आय जो है ना वो यहाँ पे 2% से कम हो जाएगी। जबकि 5% पता है क्या चीज है, वो है प्रति व्यक्ति आय। जो प्रति व्यक्ति आय थी ना वो 5% से यहाँ पे कम थी, इसलिए जो ये वाला है वो गलत लिखा है। बाकी ये यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय वो 5% हो जाएगा। सेकंड और जो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट लिखी है ना वो आपस में उल्टी लिखी हुई है। फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर ठीक लिखी है। आंसर हो जाएगा इसका बी, क्योंकि सही वाली स्टेटमेंट पूछ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भारत में जब ब्रिटिश काल के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था के संबंध में ही आपको पढ़ना है। तो अगर हम देखें इसके अंदर कि भारत में जो है कृषि क्षेत्र में काफी तीव्र विकास हुआ था उस समय। तो कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो औपनिवेशिक शासन काल में एक बड़ी जनसंख्या है जो वो की कृषि में व्यवसाय करती थी, लेकिन फिर भी ये क्षेत्र में जो जो विकास होना चाहिए था उतना ज्यादा नहीं हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर तीव्र विकास हुआ, तीव्र तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। हाँ, कुल उत्पादन में तो वृद्धि हुई थी। ठीक है, चाहे आय में वृद्धि नहीं हुई थी, उत्पादन में वृद्धि हुई थी, लेकिन उत्पादकता में निरंतर कमी भी आती रही थी। ठीक है, निरंतर वृद्धि नहीं हुई, निरंतर कमी आती गई। और जमींदारों ने कृषि की दशा सुधारने के लिए काफी प्रयास किया। ये आप सभी लोग जानते हैं कि उपनिवेशिक काल में उस समय ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, केवल दो। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन से कारक है जिसकी वजह से औपनिवेशिक काल में कृषि जो है वो काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ था। तो इसमें से क्या क्या इसमें से कारण रहेंगे अगर आप पढ़ें तो, भू राजस्व प्रणाली, लैंड रेवेन्यू सिस्टम बहुत ही ज्यादा खराब हुआ करता था। 3 प्रकार के लैंड रेवेन्यू सिस्टम चलते थे, महलवाड़ी, रेतवारी और जमींदारी। तीनों ही सिस्टम में सबसे ज्यादा जो है जितनी भी व्यवस्था थी उसमें जमींदारी, अगर आपने मान लीजिए आपने पैसा अपना नहीं दिया है तो आपकी जमींदारी भी छीन ली जाती थी, जिससे जमींदार जो है वो फिर किसानों पर जाकर के शोषण किया करते थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, लगान की उच्च जो है वो बेसिकली आपके ना लगान की उच्च दर भी हुआ करती थी, जिसकी वजह से कृषि की दुर्दशा बहुत खराब थी। साथ ही साथ जो उसमें प्रौद्योगिकी थी उसका भी निम्न स्तर हुआ करता था, और सिंचाई की सुविधाएं बहुत ज्यादा अभाव में रहती थी। वाणिज्यिक फसलों की खेती जो है वो जबरदस्ती करवाई जाती थी, और कृषकों द्वारा जो है कोई भी व्यावसायिक फसल का की खेती का लाभ उन्हें मिल ही नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेजी की सरकार थी वो इन उत्पादों को मनमाने दामों पर किसान से खरीदती थी। तो यहाँ पर आप सभी चार ये वाले ऑप्शन है जो कि सभी चार यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करें। कृषि जो पिछड़ेपन में आई है वो इन सभी चारों ऑप्शन की वजह से रही। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि भाई औपनिवेशिक काल में उद्योग और हस्तकला के संबंध में आपको बताना है। तो यहाँ पर भारतीय शिल्प कलाओं के पतन से ब्रिटिशर्स को नुकसान हुआ, तो ऐसा नहीं है। भारतीय शिल्प कला और हस्तकला के पतन से जो उत्पाद है उनको बाजारों में अभाव हो गया, जिसकी पूर्ति इंग्लैंड के कारखानों में निर्मित उत्पादों द्वारा की गई, जो कि अंग्रेजों के लिए एक बहुत ही ज्यादा लाभदायक चीज रही थी। ब्रिटिश काल में जो जहां भारत के कच्चे माल का निर्यातक बना था ब्रिटिश में, तो वही ब्रिटेन में जो निर्मित तैयार माल होता था उसका आयातक भारत को बना दिया गया। ठीक है, और सूती वस्त्र उद्योग जो है यहाँ पर और पटसन उद्योग, उसकी स्थापना का जो श्रेय है यहाँ पर वो महाराजाओं को जाता है, और गुजरात में जो रहते थे भारतीय उनको जाता है।
ठीक है। और वही पटसन उद्योग की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, तो जो पटसन उद्योग है पूरा यहाँ पर जूट इंडस्ट्री का, वो हम यहाँ पर विदेशियों को देंगे। और वैसे भी पटसन उद्योग पूरा बंगाल तक ही सीमित रहा था, बंगाल में आज भी बंगाल तक काफी ज्यादा सही तरीके से रख दिया गया। तो इनमें से कोई भी कथन जो है ना वो सत्य है ही नहीं, कोई भी नहीं, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। औपनिवेशिक काल में भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में आपको बताना है। तो देखिए भाई, औपनिवेशिक काल की अगर हम देखें तो भारत के आधे से अधिक व्यापार इंग्लैंड द्वारा होता था। तो ये बात तो चलो हम कह सकते हैं कि ठीक लिखी हुई है ना। औपनिवेशिक काल में जो इंग्लैंड था वो भारत के सबसे बड़े निर्यात व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाया हुआ था, जिसके कारण आधे से ज्यादा व्यापार केवल हम इंग्लैंड के साथ ही करते थे। जो बाकी वो बचा हुआ व्यापार हुआ करता था वो हम चीन, श्रीलंका, ईरान इन सबसे करते थे। लेकिन जब स्वेज कैनाल बना ना, उसके बाद से भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और भी सख्त होने लग गया था। ठीक है, तो यहाँ पर नियंत्रण कुछ कम नहीं हुआ, सख्त होने लग गया था। और इसी काल में भारतीय आयात निर्यात की सबसे बड़ी विशेषता निर्यात अधिशेष का बड़ा होना, अर्थात मतलब कि निर्यात आयात से अधिक हुआ करता था। ठीक है, तो ये छोटा नहीं था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वन। फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक लिखी है, बाकी यहाँ पर गलत लिखी हुई है। अगला प्रश्न, 6वां प्रश्न देखेंगे। अंग्रेजी शासन से पहले बनी सड़कें आधुनिक यातायात साधनों के लिए उपयुक्त नहीं हुआ करती थी। तो देखिए भाई, अंग्रेजी शासन से पहले जो भी सड़कें बनाई गई थी वो आधुनिक यातायात के लिए उपलब्ध नहीं हुआ करती थी, क्योंकि जो सड़कें अंग्रेजों ने बनाई उनका भी उद्देश्य सेना, व्यापारिक माल, उन सबको ना मतलब रेलवे स्टेशन तक पहुंचाना, जो सी पोर्ट है, पत्तन है, वहां तक पहुंचाने का हुआ करता था। जितने भी रेल, पत्तन, आधिकारिक संरचना का विकास हुआ है वो यहाँ पर उन्होंने जन संरचना के लिए नहीं किया था, वो कि अपने फायदे के लिए किया था। जितने भी आंतरिक जलमार्ग, समुद्री जलमार्ग, इन सबका विकास ही ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया। जैसे उड़ीसा का तटवर्ती नहर बनाई गई थी, कोस्टल नहर बनी हुई है, वो सब। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से 1 और 3 तो सही लिखा हुआ। आंतरिक जलमार्गों का विकास तो उन्होंने किया था, लेकिन जनसंपर्क को बढ़ाने के लिए ये गलत है। जनसंपर्क के लिए कुछ नहीं, सिर्फ अपने फायदे के लिए। इवन जो जूट की इंडस्ट्री लगाई थी ना, पटसन उद्योग, वो भी केवल वर्ल्ड वॉर 2 में अपने जो लोग हैं, अपने जो सोल्जर्स हैं, उनको खाना पहुंचाना है, उनकी बोरियां पैक करनी है, उसी पर्पस के लिए बनाई गई थी असल में सबसे ज्यादा। तो ब्रिटिशर को कोई इंडिया के लोगों से कुछ मतलब नहीं था, उनको तो अपने पैसों से मतलब था। तभी तो वो औपनिवेशिक काल था, हमारा बहुत ही बुरा समय था। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पूंजीवादी व्यवस्था के बारे में आपको पढ़ना है। तो पूंजीवादी व्यवस्था जो होती है वो अगर हम बात करें तो बाजार की एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पे वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनकी बाजार में मांग होती है। इस व्यवस्था में अगर जो श्रम होता है वो पूंजी की अपेक्षा से सस्ता होता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। और यदि श्रम पूंजी की अपेक्षा सस्ता होता है तो उत्पादन की पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग अधिक किया जाए। ठीक है भाई, तो इस हिसाब से फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखी हुई है और थर्ड भी सही लिखी हुई है। उत्पादन हेतु श्रम प्रधान विधियों को वरीयता दी जाती है, ऐसा नहीं है। तो 1 और 3 इज दी करेक्ट आंसर। अगला है यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें क्या होता है कि सरकार ये निर्णय लेगी, सरकार पूरा डिसाइड करती है कि समाज में किस चीज की आवश्यकता है, उस प्रकार से किस वस्तु का उत्पादन किया जाएगा। सरकार ये निर्णय लेती है कि वस्तुओं का उत्पादन, उसका वितरण किस प्रकार से किया जाना चाहिए। ठीक है भाई, तो उस हिसाब से यहाँ पर आप देखिए, अर्थव्यवस्था में सरकार किसी भी वस्तु के उत्पादन का निर्णय लेती है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, अगली भी आप देखो, वो अपनी वस्तुओं का वितरण लोगों की आवश्यकता के आधार पर देखती है। चीन और क्यूबा, यहाँ पर जितनी भी चाइना और क्यूबा जैसी जगह है वो इसी तरीके से आधारित है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी हुई है। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है वो इसी प्रकार से चलती है। अगला, मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार और बाजार एक साथ तीनों प्रश्नों के उत्तर देते हैं। भाई किस प्रकार का प्रश्न देते हैं यहाँ पर कि भाई क्या उत्पादन किया जाए, किस प्रकार से किया जाए और उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराता है जिसका वो अच्छा उत्पादन कर सकता है, और सरकार भी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराती है जिन्हें बाजार सुलभ कराने में विफल रहता है। तो ऐसी जो है
वो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। तो ये वाली अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर तरीके की अर्थव्यवस्था होती है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही लिखी हुई है। ठीक है, तो विश्व की अधिकांश अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो ये भी सही लिखा हुआ है। फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, मतलब फोर्थ ठीक है, फर्स्ट ठीक है। और आप सेकंड पढ़िए, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है कि सरकार उन्हीं वस्तुओं को सुलभ कराती नहीं, सरकार उन वस्तुओं को सुलभ कराती है जो बाजार सुलभ कराने में विफल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत लिखा है, फर्स्ट एंड फोर्थ ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। अगला प्रश्न, योजना के संबंध में आपको बताना है कि क्या क्या सही लिखी हुई है बातें। तो देखो, योजना योजना क्या होती है? योजना भाई इस बात की व्याख्या करती है कि किसी देश के संसाधनों का प्रयोग होता है वो किस प्रकार से किया जाना चाहिए। योजना के कुछ कुछ सामान्य तथा कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं जिनको एक समावेश अवधि में आपको प्राप्त करना होता है। इसी के लिए भारत में क्या बनाई गई थी? पंचवर्षीय योजना को जो डेवलप किया गया था वो इसी के लिए किया गया था, और आगामी 20 वर्षों में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से संबंधित योजना को क्या कहते हैं? परिप्रेक्ष्यात्मक योजना के रूप में जाना जाता है। ये लिखा हुआ है ना फोर्थ ऑप्शन में। ठीक है, तो यही एक पर्सपेक्टिव प्लान कहते हैं कि आगे आने वाले समय का आपका प्लान क्या है। बिल्कुल सही लिखी है फोर्थ स्टेटमेंट, फर्स्ट भी सही लिखा हुआ है, सेकंड भी सही है। ठीक है भाई, बाकी हाँ, देश की योजना ये बताती है कि वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाए, नहीं, ये नहीं बता पाती भाई किसकी कितनी वस्तुओं का उत्पादन होना चाहिए। योजना ये चीज के बारे में नहीं बताती। 1, 2 एंड 4 सी इसका आंसर हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य में आपको देखेंगे, हमारे देश में पंचवर्षीय योजना के जो लक्ष्य होते हैं वो क्या क्या है भाई? यहाँ पर समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भर, समानता, बिल्कुल सही बात है। जो उसके बाद कह रहा है कि सभी योजनाओं में इन लक्ष्यों को समान महत्व दिया जाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर योजना में समान महत्व दिया जाए, कई बार किसी को ज्यादा महत्व और किसी को कम महत्व भी दिया जाता है। समृद्धि का अर्थ है देश में वस्तुओं सेवाओं की क्षमता में वृद्धि, बिल्कुल सही लिखा है। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। आधुनिकीकरण के संबंध में आपको अगले जो है बताने हैं, वो है नई प्रौद्योगिकी को अपनाना आधुनिकीकरण कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने को भी आधुनिकीकरण कहते हैं। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन बढ़ाने के लिए आपको आधुनिकीकरण करना जरूरी है। तीनों यहाँ पर सही स्टेटमेंट लिखी हुई है, आंसर हो जाएगा इसका बी, 1, 2 एंड 3, आधुनिकीकरण। अगला है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी राष्ट्र में क्या होता है कि आप जो है उस चीजों को आयात कम करवाएं और देश में ही उसका उत्पादन करें, इसे हम कहते हैं आत्मनिर्भरता। तो आयात को समाप्त नहीं करना, कम करना होता है, इसलिए यहाँ पर इस फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। आत्मनिर्भरता कम होने से देश की संप्रभुता खतरे में पड़ जाती है, तो ऐसा भी ठीक है, कह सकते हैं। हमारी जो स्टार्टिंग की पंचवर्षीय योजनाएं थी सब इसी पे जो योगदान देती है, बिल्कुल सही बात है, इसी पे महत्व देती है। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी हुई, ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। किसी देश में उच्च समृद्धि दर और विकसित प्रौद्योगिकी का विकास होने प्रयोग होने के बाद भी अधिकांश लोग गरीब हो सकते हैं। सही बात है, ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल विकसित हो गए तो यहाँ पर ऐसा ही होगा। किसान को भूमि की नीति कृषि के सहकारिता से संबंधित है। किसान को भूमि, यह नीति इस विचारधारा पर आधारित होती है कि भाई यदि किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया जाए तो वो उत्पादन बढ़ाने में अधिक से अधिक रुचि लेंगे। क्यों? क्योंकि भू स्वामित्व के कृषक को अधिक उत्पादन करने पर स्वयं को ही लाभ मिलता है, तो फिर इसलिए वो ज्यादा इसमें रहेंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी हुई है, आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भूमि सुधार के लिए क्या क्या आज तक कदम उठाए गए हैं भारत में? तो भूमि सुधार के लिए बिचौलियों को उन्मूलन कर दिया गया है, भूमि को अधिकतम सीमा का निर्धारण, किश्तदार जोतों की चकबंदी, सारा कुछ यहाँ पे किया गया है, सारी चीजें सही लिखी हुई है, चारों ही यहाँ पर सही। लैंड रिफॉर्म्स के लिए अगला यहाँ पर भूमि सुधार के संदर्भ में ही आपसे पूछ रहा है फिर से,
तो देखिए भाई, भूमि सुधार के संदर्भ में भारत ने बिचौलियों, जो सरकारों किसानों के बीच काम करते हैं, उनको अनुमोदन कर दिया था, जिससे लगभग 200 लाख काश्तकारों का सरकार से सीधा संपर्क हो गया, और जमींदारों के शोषण से किसान हमारे मुक्त हो गए। तो कानून की कमियों का लाभ उठाकर कुछ जो भूतपूर्व जमींदारों थे, उन्होंने उन्होंने कुछ क्षेत्रों में बहुत बड़े बड़े भूखंडों पर अपना स्वामित्व बना लिया, और कुछ मामलों में जमींदार ने काश्तकारों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया और स्वयं को वास्तविक कृषक बता दिया। केरल, पश्चिम बंगाल, वहां की सरकारें वास्तविक किसान को भूमि देने की नीति के लिए काफी प्रतिबद्ध थी, इसलिए इन प्रांतों में भू सुधार कार्यक्रम को सफलता बहुत ज्यादा मिली है। तो थर्ड स्टेटमेंट इसलिए बिल्कुल गलत हो जाएगी। बाकी 1 और 2 स्टेटमेंट बिल्कुल आप पढ़ेंगे, सही लिखी हुई है, मैंने आपको समझा ही दिया है पूरी बात। अगला पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, स्वतंत्रता के समय देश की 85% जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन 85% में करीब 75% थी, थोड़ी सी ये गलत लिखी हुई। ठीक है, बाकी आप कह सकते हैं 75 85 मान सकते हैं, इतना चलता है, ठीक लिखा हुआ है। और हरित क्रांति का जो पहला चरण था वो पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक सीमित रहा। जो हरित क्रांति का पहला चरण था वो यहीं तक ही सीमित रहा था। पहले चरण में HYV बीजों का लाभ में केवल गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों को सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर लाभ मिला था। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही लिखी हुई। अगला आपको अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बताना है। जैसे जैसे कोई देश संपन्न होता जाता है, उसका सकल घरेलू उत्पाद में जो कृषि का योगदान है और उस पर जनसंख्या की जो निर्भरता है वो कम होती जाती है। तो ठीक लिखी हुई है ये बात। अगला, 1950 से 90 के दशक के बीच में, इन सब दशकों में जो जनसंख्या में मतलब भारत की GDP में कृषि क्षेत्र का योगदान में भारी कमी आई है, लेकिन कृषि पर निर्भरता बढ़ी है। ठीक है, इस दौरान कृषि पर निर्भर जनसंख्या में भारी गिरावट नहीं, ये गलत लिखा हुआ है। थर्ड गलत है, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। सब्सिडी, अब सब्सिडी के ऊपर आप यहाँ पर विचार करेंगे। किसानों द्वारा नई प्रौद्योगिकी की परख के लिए सहायकी की आवश्यकता होती है। तो ये बात जो है यहाँ पर सही लिखी हुई है। कृषि में जोखिम अधिक होने के कारण सहायकी आवश्यक है, ठीक लिखा हुआ है। और सहायकी प्रदान करने से गरीब और अमीर किसानों के बीच असमानता कम हो जाती है। तो असल में जो सहायकी का लाभ होता है वो सबसे ज्यादा समृद्ध किसानों द्वारा उठाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर असमानता बढ़ जाती, कई बार असमानता असमानता और ज्यादा बढ़ जाती है, कम नहीं होती है। तो आप यहाँ पर ये गलत कह सकते हैं, 1 और 2 उसमें सही लिखा हुआ है। औद्योगिक नीति जो प्रस्ताव है 1956 का, उसके संदर्भ में आपको यहाँ पर कथनों पर विचार करना है। 1956 के तहत यहाँ पर आर्थिक रूप से पिछड़े जितने भी क्षेत्र है उसमें जो भी ये नीति थी वो बनाई गई थी उनको प्रोत्साहित करने के लिए। और साथ ही साथ पिछड़े इकाइयों की स्थापना करने के लिए उनको कम शुल्क पर बिजली दी गई थी। और इस नीति में जितने भी यहाँ पर उत्पादित वस्तुएं होंगी उनकी मात्रा को नियंत्रित करने का काफी प्रयास किया गया था। ये सारी चीजें अपने आप में सही लिखी हुई है। अगला प्रश्न देखेंगे, लघु उद्योग के संदर्भ में आपको बताना है। तो देखिए भाई, लघु उद्योग के संदर्भ में 1955 में यहाँ पर क्या बनाई गई थी, गठित करवे समिति ने यहाँ पर ग्राम प्रोत्साहन के लघु उद्योगों पर विकास करने की बात कही थी। थर्ड सही लिखा हुआ है। लघु उद्योग भारी उद्योग की अपेक्षा कम श्रम प्रधान होते हैं, ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। 1 और 2 इज द राइट आंसर। अब देखेंगे इसमें, तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा इसको। अब इसमें आगे देखो भाई, तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई कुछ सार्वजनिक क्षेत्र जो है उनके उद्योग मूलतः जो है वो निजी उद्योग हुआ करते थे। तो ये भी यहाँ पर जो है सही लिखा हुआ है। लाइसेंस राज के कारण कुछ उद्योग जो है वो कुशल नहीं बन पाए थे, गुणवत्ता में सुधार हुआ था, ये सब आपको मैंने बता दिया है। अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। PC महालनोबिस के संदर्भ में आपको बताना है। तो देखिए भाई, PC महालनोबिस भारत के एक सांख्यिकी विद थे जिनका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में काफी बड़ा योगदान था। इन्होंने यहाँ पर जो है एक कलकत्ता में एक अलग से इंस्टीट्यूट भी बनवाया था, उसकी स्थापना करवाई थी। उसके अलावा सांख्य नाम का एक जर्नल निकाला था जो आज ही प्रकाशित होता है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही लिखी हुई है।
अगला प्रश्न देखते हैं रोजगार संरचना के ऊपर। 1960 से 2000 के दशक तक जो पूरा समय है, उस अवधि में जीडीपी समृद्धि दर रोजगार समृद्धि दर से यहाँ पर अधिक रही है। 1960 के दशक के अंतिम वर्षों में रोजगार समृद्धि दर कम हो जाने पर योजना काल के प्रारंभिक चरणों के समान हो गई थी और यहाँ पर रोजगार काफी वृद्धि में आया था। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही लिखी हुई है। ये भी सेम ही क्वेश्चन है। अगला, इनमें से किससे हमें जो है वो बेरोजगारी के आंकड़े मिलते हैं। देखो, बेरोजगारी एक तरीके से वो अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति काम के अभाव के कारण बिना काम के ही रह जाता है। सामान्यतः अर्थशास्त्री उसे बेरोजगार कहते हैं, जो जो आधे दिन की अवधि में 1 घंटे का रोजगार भी नहीं पा सकते हैं। तो यहाँ पर ये चारों ही हमें आंकड़े देते हैं। भारत की जनगणना रिपोर्ट में भी लिखा होता है, सर्वेक्षण गठन की यहाँ पे ओर से भी लिखा होता है, रोजगार कार्यालय में आंकड़े भी, और चुनाव आयोग की मतदाता सूची, इन सब में ही हमें सारे आंकड़े मिलते हैं यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3, क्योंकि चारों कहीं पर और दिए नहीं हुए हैं। फोर्थ वाला यहाँ पे गलत है। बाकी चुनाव आयोग की मतदाता सूची में आपको मतदाता के नाम मिलेंगे, हमारी ये मिलेगा कि भाई 18 वर्ष से अबव कितने हैं, ये नहीं मिलेगा कि रोजगार और बेरोजगार कितने हैं। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, सरकार द्वारा अपने अपने जो है विभागों में, अगर सरकार द्वारा रोजगार अवसर को सृजन दो प्रकार से किया जाता है, एक प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष यह होता है जिसके तहत सरकार अपने विभिन्न विभागों में प्रकाशीय कार्यों के लिए नियुक्तियां करती है और सरकार उनको उद्योग, होटल, परिवहन कंपनियां भी चलाई जाती है उससे। और जब वही सरकारी उद्यम में उत्पादन की वृद्धि हो जाती है तो उन उद्यमों में को सामग्री की पूर्ति करने वाले निजी उद्यमों को भी उत्पादन और रोजगार स्तर को बढ़ाने का मौका मिलता है। उसे अप्रत्यक्ष रोजगार के नाम से जाना जाता है। तो 1 और 3 बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। सेकंड वाला जो है ये प्रत्यक्ष में आएगा, बाकी सब सही लिखा था। अगला यहाँ पे देखेंगे, इनमें से कौन कौन आधिकारिक संरचना के अंतर्गत यहाँ पे जोड़े जाते हैं। आधिकारिक संरचना में किसी भी देश में आय की में वृद्धि के साथ साथ आधिकारिक संरचना के गठन में भी काफी परिवर्तन आता है, जिसके अल्प आय वाले देशों के लिए सिंचाई, परिवहन, बिजली, ये सब बुनियादी आधिकारिक संरचनाएं सेवाएं बहुत जरूरी है। जबकि किसी अगर उच्च आय वाला देश है तो वहां पे बिजली, दूरसंचार, ऐसी चीजें आधिकारिक संरचना का एक बड़ा पार्ट बन जाती है। ठीक है, तो ये दोनों तो बिल्कुल सही लिखी हुई है। और भारत जो है वो आधिकारिक संरचना पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 34% निवेश करता है। तो ये दोनों ही आधिकारिक संरचनाएं के रूप में काउंट की जाएंगी। अगला, भारत में आधिकारिक संरचना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसको आप देखें अगर, तो इसके अंदर यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो भी मैंने जैसे आपको बताया कम आय और ऊंचाई वाले देशों के लिए बताया, वही सेम बातें यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड में बिल्कुल जो है वो लिखी हुई है। बस ये थोड़ा सा यहाँ पर अधिक हिस्सा होता है, ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत कह सकते हैं हम। वैसे तो देखो, पढ़ो तो सही भी है, हम कह सकते हैं बिजली, दूरसंचार दोनों को ही ऐड कर लो वैसे तो इसके अंदर। और भारत में यहाँ पर 15% निवेश होता है, ये गलत है, बहुत ज्यादा, हम 34 डबल से भी ज्यादा निवेश करते हैं। तो इसमें 1 और 2 इसमें करेक्ट स्टेटमेंट्स हो जाएंगी। अगला देखेंगे प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है कि ऊर्जा के व्यावसायिक स्रोतों में क्या क्या आता है। तो देखो भाई, कोयला और पेट्रोल आता है, बिल्कुल सही बात है। ऊर्जा के गैर व्यावसायिक स्रोतों में जलाऊ लकड़ी, कृषि का कूड़ा कचरा, सूखा गोबर आते हैं, सही बात है। ऊर्जा के व्यावसायिक स्रोत समाप्त हो जाते हैं, जबकि गैर व्यावसायिक स्रोत जो है वो दोबारा से पुनर्नवीकरण करा जा सकता है। ठीक लिखे हुए हैं सारे। अगला, भारत अपनी ऊर्जा की जो आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए पेट्रोल और पेट्रोलियम को जो है यहाँ पे आयात करवाता है, सही बात है। और जो वर्ष 1953 से 54 का समय आया था उसमें परिवहन क्षेत्र व्यवसायिक ऊर्जा का सबसे छोटा उपभोक्ता था, गलत लिखा है, सबसे बड़ा उपभोक्ता के रूप में था। लेकिन परिवहन क्षेत्र के अंश में निरंतर गिरावट आई थी, जबकि घर, कृषि, औद्योगिक क्षेत्र और उपयोग में वृद्धि हो रही थी। तो भारत के व्यवसायिक उपयोग में यहाँ पर जो लिख रहा है कि कोयले का अंश ज्यादा था, नहीं, तेल और गैस का अंश सबसे ज्यादा था। इसे सेकेंड एंड थर्ड बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, फर्स्ट बिल्कुल सही स्टेटमेंट। अगला देखेंगे यहाँ पर,
मोबाइल उपभोक्ताओं के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए भाई, भारत में 2019 के आंकड़ों के हिसाब से भारत में मोबाइल उपभोक्ताओं की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है, 81 करोड़ से ज्यादा पहुंच चुके हैं। और विद्युत ऊर्जा की स्थापना क्षमता जो है वो 360 मेगावाट है, गीगावाट है। तो ये तो ठीक लिखा हुआ है यहाँ पर। और भारत में बेहतर जल स्रोत की पहुंच लगभग 70% है, ये यहाँ पर गलत लिख रहा है। बेहतर जल स्रोत की यहाँ पर 94% से ज्यादा है, बाकी यहाँ पर फोर्थ भी ठीक लिखा हुआ है, 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। भारत में विद्युत क्षेत्र की चुनौतियों के संदर्भ में आपको यहाँ पर बताना है। तो पावर स्टेशनों में जितने भी यहाँ पर कुल बिजली का एक अंश का उपयोग उपभोग उसकी सहायक इकाइयों द्वारा किया जाता है। बिजली संप्रेषण की प्रक्रिया में उसका एक हिस्सा समाप्त हो जाता है। और थर्मल पावर स्टेशन जो है वो कच्चे माल और कोयले की आपूर्ति में कमी का सामना करते हैं। ये भी सारा कुछ सही लिखा हुआ है, तीनों ही स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल सही। अगला है सीएफएल और एलईडी लैम्प। सीएफएल और एलईडी लैम्प्स के बारे में सभी लोगों ने सुना हुआ है यहाँ पर। तो देखो भाई, जो यहाँ पर सीएफएल और एलईडी लैम्प्स होते हैं वो सीएफएल एलईडी बल्ब की अपेक्षा 80% बिजली कम खपत करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है ना वो ऊर्जा कार्यशीलता ब्यूरो ने यहाँ पर बताई। जो एलईडी बल्ब का एक जो होता है वो एक सीएफएल बल्ब की अपेक्षा केवल 50% ऊर्जा की खपत करता है। और ब्यूरो के अनुसार एलईडी बल्ब का जीवन काल एक सीएफएल के जीवन काल की तुलना में 4 से ज्यादा जो है 10 गुना नहीं, 4 से 5 गुना ज्यादा होता है। तो इसलिए 1 and 2 बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, थर्ड स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल गलत है। स्वास्थ्य से संबंधित अगला पूछ रहा है हमसे। तो स्वास्थ्य के हिसाब से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारियों का ना होना नहीं है, लेकिन उसमें अपने कार्य क्षमता प्राप्त करने की योग्यता भी होती है। ठीक है। तो यहाँ पर जीडीपी भी संवर्धन में वृद्धि मिलती है, ठीक बात है। अस्पताल, डॉक्टर, बेड, दवा सब चीजें आती हैं इसके अंदर। और स्वास्थ्य आधिकारिक संरचना की उपस्थिति से लोगों का स्वास्थ्य सुनिश्चित हो जाता है, ये हम नहीं कह सकते। ठीक है। तो ये थर्ड गलत है, बाकी हाँ दोनों स्टेटमेंट ठीक लिखी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आयुष मंत्रालय के ऊपर हमसे पूछ रहा है। तो देखो भाई, भारत के अंदर आयुर्वेदा, योग, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, ये सब जो है आयुष के नाम से बना दिए गए हैं हमारे भारत में। जो 6 व्यवस्थाएं जो प्रभावशाली और सस्ती भी है, सही बात लिखी हुई है। ये सब कुछ यहाँ पर इन सबको एक इसको शॉर्ट में करके आयुष बना दिया गया है। और मेरा नाम भी आयुष ही है, तो मेल खाती है ये बातें। और आयुष पद्धति जो है उसमें शिक्षा और अनुसंधान पढ़ेंगे इसको। बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय का गठन जो है यहाँ पर 2014 में किया गया था, बिल्कुल सही चीज है। तो इसमें आप पढ़ेंगे तो सारे ठीक लिखे हैं, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको मैच करने की किसका कितना है, यहाँ पर एनसीईआरटी के हिसाब से आप इसको मैच करेंगे। तो बिल्कुल आमने सामने लिखी हुई है। उष्मीय 167, जल 13.6, नवीकरणीय 17.3, परमाणु 2.1, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत में 85% जो है वो गलत लिखा हुआ है। 85% नहीं, 75% जो हॉस्पिटल है वो निजी द्वारा संचालित है, पूरे चला रहे, 70% करीब है। और अस्पतालों में उपलब्ध कुल बेड का लगभग 2/5 भाग जो है वो निजी क्षेत्र यहाँ पर संयंत्रित करते हैं, वो भी गलत लिखा, मतलब ये ठीक लिखा हुआ है। और लगभग जो है 60% जो है यहाँ पर वो दवाई खाने निजी क्षेत्र द्वारा चलाए जाते हैं, औषधालय आप कह सकते हैं।
और तो ये यहाँ पर जो है वो गलत लिखा हुआ है, 60% आएगा। बाकी फोर्थ और सेकंड सही लिखा हुआ है, 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 41 देखेंगे। 41 में यहाँ पर भारत की स्वास्थ्य संरचना के ऊपर बात करें, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। भारत की जो स्वास्थ्य संरचना और स्वास्थ्य देखभाल 3 स्तर से है, एक प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। जो सबसे पहले वाला होता है ना, वो होता है सहायक नर्सिंग मिडवाइफ। ये पहले व्यक्ति होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को आपको प्रदान करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गई, ठीक है, सेकंड सही लिखी हुई है। अगला, जो जब किसी भी मरीज की स्थिति में पीएसएच द्वारा प्रबंधित नहीं किया जाता तो उनको माध्यमिक या फिर तृतीयक अस्पतालों में भेज दिया जाता है। ऐसे स्वास्थ्य संस्थान जहाँ पर उच्च स्तर के मेडिकल उपकरण, दवाइयां उपलब्ध हो जाती हैं जो कि प्राथमिक और द्वितीयक अस्पतालों में नहीं होती हैं, उन्हें तृतीयक यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो थर्ड तो ठीक लिखी हुई है। अगला यहाँ पर कह रहा है अखिल कहाँ कहाँ पे बने हुए हैं। तो देखो भाई, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल जिनकी बहुत अच्छी यहाँ पर बनी हुई है, जैसे कि भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली का, और ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट जो है वो चंडीगढ़ में है। ये तृतीयक में आते हैं, द्वितीयक अस्पतालों में नहीं आते हैं, तृतीयक में। यहाँ पर सारी फैसिलिटीज उपलब्ध है हमारे पास। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3, क्योंकि सेकंड और थर्ड सही था, बाकी गलत लिखे हुए। अगला देखेंगे, वही आपको फिर से इस पे विचार करना है, जो बातें लिखी हुई है उसके हिसाब से। तो सारी बातें आप अगर अच्छे से पढ़ो तो बिल्कुल सही लिखी हुई है। भारत में जो स्वास्थ्य है उसका सूचकांक जो है वो एज पर दी एनसीईआरटी बुक बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन ये काफी पुराना डेटा है, 2015 से 17 का डेटा है, तो अभी आप इसको छोड़ भी देंगे तो भी चल जाएगा। अगला, भारत में रोग की स्थिति के संदर्भ में आपको यहाँ पर बताने हैं। विश्व रोग भार एक अलग से सूचक निकाला जाता है, जिसके उपयोग से विशेष रोग के कारण जो भी चीजें होती हैं वो सब उसमें उसमें कौन मर रहे हैं उसके बारे में पूरा पता लगाया जा सकता है। भारत में विश्व के कुल रोगियों का जो है वो 20% बोझ है, यहाँ पर 35 लिखा हुआ है, ये गलत है, 20% आएगा। तो यहाँ पर विश्व भार रोग होता है, इसमें यहाँ पर अंतर्गत डेंगू और इन्फ्लुएंटिसाइड्स जो है वो नहीं है, मलेरिया जैसे रोग इसमें काउंट किए गए हैं। तो इसलिए सेकंड एंड थर्ड गलत है, केवल 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार हमसे पूछ रहा है, तो भारत में शिशु लिंगानुपात जो है ना वो 2001 में 927 से घट करके यहाँ पर 900, यहाँ पे 919 हो गया था। ठीक है, जो कि भ्रूण हत्या की बढ़ोतरी का संकेत देता है। और 15 वर्ष से कम की लगभग इतनी जो लड़कियां हैं ना केवल शादीशुदा हैं और कम से कम एक बच्चे की माँ भी है। तो इसमें सेकंड स्टेटमेंट तो यहाँ पर ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही लिखी है। बस फर्स्ट स्टेटमेंट थोड़ी सी यहाँ पर फिगर की मिस्टेक थी, बाकी सब सही लिखा हुआ है। 46 यहाँ पर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की बात कर रहा है। क्या होती है एक बहुराष्ट्रीय कंपनी? मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पर एक ऐसी कंपनी होती है जो कि एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती है, स्वामित्व रखती है। तो यहाँ पर जो है इसमें फर्स्ट गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर छोटे भागों में विभाजित होती है और विश्व भर में फैली होती है, सही लिखा हुआ है। उन देशों में कार्यालय और कारखाने स्थापित करते हैं जहाँ पे सस्ते श्रम और संसाधन उपलब्ध होते हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर परिवहन, वैश्वीकरण ने यहाँ पर किन किन चीजों को बढ़ावा दिया है? तो वैश्वीकरण ने परिवहन को बढ़ावा दिया, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कंटेनर द्वारा ढुलाई का चलन करना, शैक्षणिक स्तर में सुधार करना, चारों चीजों में यहाँ पर बढ़ावा दिया। भारत पर वैश्वीकरण के कारण अर्थव्यवस्था पर कौन कौन से प्रभाव जो है वो देखने को मिले हैं? तो देखो भाई, वैश्वीकरण के कारण स्थानीय और विदेशी उत्पादकों के मध्य प्रतिस्पर्धा से उत्पादों की गुणवत्ता में काफी सुधार आया है, और साथ ही साथ कीमतों में काफी गिरावट आई और गुणवत्ता में बढ़ोतरी हुई है। तो ये तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन कीमतों में यहाँ पर गिरावट आया, तो ये गलत गलत हो जाएगा। वैश्वीकरण के कारण जो है
कर संरचना, वित्तीय बाजार की नीतियों में सुधार आना, इन सबसे बाहरी निवेश बहुत इजी हो गया, जिससे निवेश में बढ़ोतरी हुई है। इन बाहरी निवेश के कारण प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर काफी बढ़ गए हैं, और साथ ही साथ आपूर्ति करने वाले उद्योगों के लाभ बढ़ने में अप्रत्यक्ष रोजगार भी काफी बढ़ गए। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से आपका जो इसका आंसर हो जाएगा वो 2 एंड 3 हो जाएगा, 1 एंड 4 यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। अगला, इनमें से किस किस प्रयासों को विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए यहाँ पर किया गया है? तो देखो भाई, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो ये ठीक है, श्रम कानूनों को कठोर थोड़ी बना देंगे, बाकी तो चलो ठीक लिखे हुए हैं। श्रम कानूनों को कठोर बना करके विदेशी निवेश को आप आकर्षित तो कर नहीं सकते हो, तो वो गलत लिखा हुआ है। 1, 2 एंड 4 सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। 1991 में जो हमारा आर्थिक संकट आया था, सभी लोग उससे भली भांति परिचित है, तो वो क्यों हुआ था? क्योंकि 1990 के बीच में खाड़ी युद्ध हुआ था, जिसकी वजह से तेल कीमतों में अप्रत्याशित रूप में वृद्धि हो गई थी, और इसकी वजह से भारत का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो काफी नकारात्मक हो गया था, जिससे विदेशी मुद्रा रिजर्व खाली हो गया था। 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था के अकुशल प्रबंधन के कारण यह संकट जो है पैदा हुआ था। इस अवधि में राजस्व कमजोर होने पर भी बेरोजगारी, गरीबी और जनसंख्या विस्फोट के कारण सरकार जो है ना वो अपने राजस्व में जितना पैसा उससे ज्यादा खर्च करना पड़ रहा था। ठीक है, तो इन सब की वजह से यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, चारों कारण बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। अगला, 1991 का जो आर्थिक संकट था उसके ऊपर ही विचार करने के लिए कह रहे हैं। तो देखो भाई, उस समय यहाँ पर जब हुआ था तो रिजर्व 15 दिन के लिए बच गया था, सिर्फ 1 महीना नहीं है, 15 दिन था। ठीक है भाई, बाकी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी हुई है। अंतरराष्ट्रीय निवेशक भारत में निवेश नहीं कर रहे थे, इसलिए तुमने पॉलिसी बढ़ाई थी, और एलपीजी रिफॉर्म्स हम यहाँ पर लेकर के आए थे, इसी वजह से ये सारी चीजें उस समय की गई थी। अगला है यहाँ पर, एलपीजी के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है। एलपीजी के संदर्भ में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1991 में जो आर्थिक संकट आया था, उस समय भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जो विश्व बैंक है, उसमें यहाँ पर जो है उनके आईएमएफ का ही दरवाजा खटखटाया था। तो उस समय जो है वो लोन मिला भी था $7 बिलियन का यहाँ पर, और इसके बदले इन संस्थानों में भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण करने की शर्त रखी थी। सही चीज है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर 1 एंड 2 यहाँ पर तीनों चीजें सही लिखी। अगला देखेंगे यहाँ पर, जो हमारी यहाँ पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जो है वो किस तरीके से निकाला जाता है? तो देखो भाई, इसके अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट को पहले पढ़ लेते हैं। तो वास्तविक, जब आप सकल घरेलू उत्पाद निकालते हो तो उसकी गणना करने के लिए आपको जो वस्तुओं का जो वास्तविक मूल्य होता है उसको कुछ देखना होता है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पर 3 एंड 4 हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर आपको गलत दी हुई है। 1991 की सुधार नीतियों के ऊपर हमसे पूछ रहा है। तो 1991 में जो आर्थिक नीतियां लाई गई थी उन दो उप समूहों में विभाजित किया जाता है उसको। एक तो स्थायित्वकारी होती है, दूसरा संरचनात्मक होते हैं। तो स्थायित्वकारी तो उसमें बहुत कम कम अल्पकाल के लिए हुए थे, जिनका उद्देश्य क्या था कि भाई जो भी अभी भुगतान संतुलन में जो चीजें आ रखी हैं उनको दूर करके जो अभी इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करना। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो मतलब उल्टी लिखी हुई है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी ठीक हुई है, पर वो उल्टी डेफिनेशंस दी गई है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका डी। नई आर्थिक नीति के ऊपर पूछ रहा है अगला सवाल। तो देखो भाई, वित्त क्षेत्र में व्यवसायिक और निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा मुद्रा ऐसी सब वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित हैं, और इस क्षेत्र का नियंत्रक जो है भारत में कौन करता है? रिजर्व बैंक करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने वाले बैंक को बिना रिजर्व बैंक की अनुमति की कोई शाखा खोलने का अधिकार दे दिया गया था इस समय, जब नई आर्थिक नीति आई थी। उसके साथ निवेश संस्थाएं जो है और व्यापारी बैंक, ये भी यहाँ पर भारत में निवेश कर सकते हैं, इसकी अनुमति दे दी गई थी। 1, 2 एंड 3 तीनों यहाँ पर बिल्कुल सही लिखी गई है। अगला, 1991 की नीति के पश्चात भारत में कर व्यवस्था में क्या सुधार लेके आया गया था? तो आप इसमें पढ़े।
तो उस हिसाब से 1991 के बाद व्यक्तिगत आय पर करों पर नियंत्रण काफी बढ़ावा दे दिया गया था। निगम कर की दर तो पहले बहुत कम थी, धीरे धीरे बढ़ा दी गई थी। तो ये गलत लिखा हुआ है। कर व्यवस्था में सुधार बिल्कुल लाया गया था, लेकिन जो निगम कर है जो कि बहुत पहले अधिक था, उसको धीरे धीरे कम कर दिया गया था, बढ़ा नहीं दिया गया था, कम कर दिया गया था। फर्स्ट एंड थर्ड बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आंसर हो जाएगा 1 एंड 3। विदेशी विनिमय सुधार के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है यहाँ पर। तो देखो भाई, विदेशी क्षेत्र में पहला सुधार विदेशी विनिमय बाजार में किया गया था वर्ष 1991 में। भुगतान संतुलन की समस्या के निदान के लिए अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपए का अवमूल्यन किया गया था। इससे देश में जितनी भी विदेशी मुद्रा थी उसके आगमन में वृद्धि हुई थी, और साथ ही साथ विदेशी विनिमय जो बाजार थे उसमें रुपए के मूल्य के निर्धारण को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की पहल कर दी गई थी। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आपकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी गई है। बाकी ये कठोरता से नहीं, ये विनम्रता से किया जा रहा था, तो ये भी गलत लिखा हुआ है इसमें। अगला, सरकार द्वारा जो भी यहाँ पर सार्वजनिक उद्यम बनाए गए थे उसमें महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न सबने सुना हुआ है। अभी भारत की अगर मैं बात करूं तो अभी प्रेजेंटली भारत में यहाँ पर जितनी भी नवरत्न कंपनियां दे रहा है, 10 महारत्न है, 14 है, और ये 74 मिनी रत्न है। सही लिखा गया है, बिल्कुल सही है। और जो हमारी यहाँ पर ये कंपनियां होती हैं, इनके प्रबंधक, इनके संचालन में जो है कार्य को अधिक स्वायत्तता दी जाती है। ठीक है भाई। तो इसका आंसर 1 एंड 3 है, सही लिखा हुआ था स्टेटमेंट। अगला है यहाँ पर आउटसोर्सिंग, वहाप्राशन। वहाप्राशन जो है वैश्वीकरण की ही एक आप कह लो कि एक ब्रांच होती है, जिसमें क्या होता है, कंपनियां किसी बाहरी सोर्स से नियमित सेवाएं प्राप्त करती हैं, जैसे कि कानूनी सलाह, कंप्यूटर सेवा, विज्ञापन, इस तरीके की चीजें। बहुत है ये चीजें। बीपीओ का नाम सभी लोगों ने सुना होगा, बीपीओ बहुत ज्यादा कॉमन है। तो बीपीओ जैसी चीजें बहुत कॉमनली इस तरीके से चली रही हैं। तो इसमें आपकी सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार की इन सेवाओं को अशिष्ट काफी लोगों को इससे रोजगार भी मिला है। और निम्न मजदूरी दरें हैं, कुशल श्रमिक शक्ति की उपलब्धता ने इसे काफी ज्यादा जो है एक अच्छे से इस्टेब्लिश कर दी है भारत में। अगला, विश्व व्यापार संगठन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो विश्व व्यापार संगठन जो है उसकी स्थापना यहाँ पर इस कब की गई है, तो इससे पहले जो है वो एग्जिस्ट करता था गैट। गैट क्या होता है? जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, हिंदी में कहते हैं प्रशुल्क और व्यापार संबंधी सामान्य कर। ये 1948 में 23 देशों ने मिलकर के किया था, जिसमें क्या था कि भाई जितना भी विश्व में व्यापार होगा उसके लिए समान अवसर जो है वो उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इस प्रकार से बिल्कुल फर्स्ट साइकिल का सही लिखा हुआ। नेक्स्ट, डब्ल्यूटीओ ने विश्व व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अपनी संधियों में केवल वस्तु व्यापार को स्थान दिया है, गलत है, वस्तुओं को भी दिया है और सेवाओं को भी दिया है। ठीक है, डब्ल्यूटीओ जो है यहाँ पर वो 1 जनवरी 1995 में बनाया गया है। तो ये गैट को रिप्लेस करके आया था, इसके हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में बने। अगला भाई, सुधार काल में, सुधार काल मतलब 1991 के बाद, 1991 के बाद यहाँ पर जो है सकल घरेलू उत्पाद में काफी वृद्धि हुई है। और सुधार में अगर बात करें तो कृषि में काफी गिरावट आई है, जबकि औद्योगिक क्षेत्र में काफी उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन सेवा क्षेत्र में बहुत वृद्धि हुई है। ठीक है, इसलिए सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट गलत लिखे, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही लिखी हुई है। और आपसे यही पूछ रहा है कि कौन से कथन सत्य हैं, तो 20 का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, औद्योगिक समृद्धि के ऊपर है। जब ये सब चीजें हुई थी 1991 में, तो औद्योगिक समृद्धि की दर सुधार काल में कुछ कम हो गई थी, क्योंकि सस्ती आयातों से भारत में उत्पादित वस्तुओं की मांग काफी कम हो गई थी और बाजार में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो गई थी, जिससे यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र में की विकास में काफी बाधा पहुंची थी। और विनिवेश की प्रक्रिया के तहत भारत को सार्वजनिक परिसंपत्तियों को बेचने के लिए
उन्हें कम कीमतों पर निजी उद्यमों को बेचना पड़ गया था। इसीलिए जो प्राप्त राशि थी उसको सरकार ने बजट के राजस्व घाटे को कम करने का उपयोग करा, और विनिवेश की प्रक्रिया से सरकार को कोई विशेष लाभ नहीं पहुंचा था। इससे थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। अगला देखेंगे 2019 में जो अर्थव्यवस्था का संदर्भ है उसके हिसाब से यहाँ पे देखेंगे। अब इसको आप छोड़ भी सकते हैं, 2019 के हिसाब से क्वेश्चन है तो इसको आप इसको लीव भी कर देंगे तो कोई चल जाएगा। अगला 65 देखेंगे। 65 यहाँ पे कह रहा है कि चीन ने अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1953 में इसकी घोषणा करी थी। इंडिया ने 1951 में करी थी। चीन ने 1953 में, पाकिस्तान में 1956 में करी थी। और भारत और पाकिस्तान ने सार्वजनिक क्षेत्र में यहाँ पर समान नीतियां अपनाई थी। साथ ही साथ 1980 के दशक में भारत, पाकिस्तान और चीन दोनों के समृद्ध दर और प्रति व्यक्ति आय जो है वो समान हो गई थी। सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी हुई है, चारों के चारों एकदम सही स्टेटमेंट्स है। जब चीन गणराज्य की स्थापना हुई थी तो उसके बाद आपसे पूछा, चीनी गणराज्य की स्थापना के बाद अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वहां के, उन सब में वृद्धि हुई थी। सरकार को नियंत्रण में ले लिया गया था। ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान वहां पे शुरू हुआ था। ये 1958 में शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य था कि जो बड़े पैमाने हैं ना, उनमें देश को एक औद्योगिक चरण के रूप में बनाना है। तो ये गलत लिखा हुआ है, निजी उद्योगों को सार्वजनिक करना इसका कोई कार्य नहीं था। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीन की अर्थव्यवस्था के बारे में अगला प्रश्न पूछ रहा है। जो भारत चीन में 1965 में माओ ने महान हरा सांस्कृतिक क्रांति का आरंभ किया था, जिसमें छात्र विशेषज्ञों को ग्रामीण क्षेत्रों में जाके काम करना था, वहां पे रिसर्च वर्क करने थे। और वर्तमान में चीन के औद्योगिक विकास की जड़ें 1978 में जो यहाँ पे डांग शाओपिंग द्वारा जो आर्थिक सुधार है उसी में की गई थी। चीन के ग्रामीण क्षेत्रों में कम्यून प्रारंभ किए गए थे, जिससे अंतर्गत लोग सामूहिक रूप से खेती करते थे। ठीक है भाई, तो इसमें फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है। तो सेकंड है उसमें छोटी सी मिस्टेक है, ईयर का यहाँ पर गलत है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 और 2। अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से कौन से तथ्य जो है वो सही लिखे हुए हैं? तो इसमें यहाँ पर क्या है, सबसे पहली चीज, 1950 और 60 के दशकों के अंत में पाकिस्तान में उपभोक्ता वस्तुओं के विनिर्माण के लिए प्रशुल्क संरक्षण, प्रतिस्पर्धा, आयातों पर प्रत्यक्ष निर्यात लगाने की नीति अपनाई गई थी। और साथ ही साथ 1960 के दशक में पाकिस्तान में हरित क्रांति का जो है वो दुष्प्रभाव देखने को मिला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी गई। चीन में थी ना एक संतान पॉलिसी, तो 1978 में लागू की गई थी, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत जो है वो नहीं, ठीक लिखे हुए, 1970 के दशक में की गई थी, सही लिखा हुआ है। विद्वानों को भाई ये कहना था कि इस नीति के कारण चीन में जो है लिंगानुपात में गिरावट हो गई थी, तो यहाँ पर जो सुधार तो हुआ नहीं था, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी। सेकंड को आप गलत कर दो, लिंगानुपात में तो गिरावट आ गई थी, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? जनसंख्या अनुपात में वृद्धि हुई थी, जनसंख्या वृद्धि में भी गिरावट आई थी, तो वहां पर जो है इसको नीति को फिर वापस ले लिया गया था। ठीक लिखा हुआ है, 1 और 4। 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। भारत और चीन चाइना के संदर्भ में आपको देखना है, तो देखो भाई इसमें आप मैच करो। तीनों देशों में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि इस भारत की सर्वाधिक है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब ये सही लिखे हैं तीनों स्टेटमेंट, आप पढ़ो। तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी हुई है। अगला सकल घरेलू उत्पाद के बारे में पूछ रहा है। तो देखो भाई 2017 के आंकड़ों के हिसाब से है, क्योंकि जो एनसीईआरटी बुक है उसमें यहाँ पर 2017 के आंकड़ों के हिसाब से ये आंसर बता रही हूँ मैं। तो यहाँ पर चीन का जो यहाँ पर है, चाइना का यहाँ पर 12.24 है, ठीक लिखा हुआ है। भारत का 2.6, 2.59, वही 6 हो जाएगा। और पाकिस्तान का जो है यहाँ पर वो गलत लिखा हुआ है, 0.5 ट्रिलियन नहीं है, पाकिस्तान का $0.304 ट्रिलियन है। ठीक है, तो 1 और 2 इसमें करेक्ट है, बाकी इसमें थर्ड वाली गलत लिखी हुई। अगला है यहाँ पर
भारत और चाइना के बारे में ही है। तो भाई देखो, चीन में जो स्थलाकृति और जलवायु है, दशाओं के कारण कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र जो है वो कम है। मतलब कि भाई जो कुल भूमि का लगभग 10% है, जबकि चीन में कुल कृषि योग्य भूमि भारत के कृषि क्षेत्र का 40% है। इससे सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। उच्च कृषि तकनीकों के कारण चीन में कुल कृषि उपज भारत के लगभग 2 गुने से भी ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत लिखी। अगला देखेंगे भाई, 2015 से 17 के बीच में है ये वाला प्रश्न, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ये पुराना क्वेश्चन हो गया है यहाँ पर, इसको आप लीव कर सकते हैं आप। ये 2015-17 का डेटा है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। जो बिल्कुल 15-17 का डेटा चल रहा है वो मैं आपको स्किप करवा रही हूँ क्वेश्चन। और ये जो 75वां क्वेश्चन है ये भी आपको 2008 के डेटा के अनुसार बनाना है। तो इन क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं जो डेटा बहुत पुराना हो गया, क्योंकि इसके बाद अब नए डेटा आ गए हैं। और ये वाले जो आंसर है, ये जो प्रश्नों का पूरा फ्रेम किया गया है, वो 2008 के डेटा के हिसाब से है। तो ऐसे प्रश्न आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो जो यहाँ पर डेटा अब पुराने के हिसाब से पूरा बना दिया गया है। ठीक है, तो इसमें से 3-4 अभी आपको ऐसे मिलेंगे, 5-6 ऐसे आपको प्रश्न मिलेंगे जिनका डेटा पुराना हो चुका है। जैसे अब यहाँ पर 2011 से 15 के बीच का पूछ रहा है, अब नया डेटा आ गया है, तो अभी बुक्स में भी ये चीज पब्लिश्ड है। अब ये जो 77 क्वेश्चन है, ये 2017 के डेटा के हिसाब से, उस समय जो मानव विकास सूचकांक था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो अब चेंज हो चुका है। आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो बिल्कुल ही बदल गया है। अब उसमें जो आंकड़े हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। तो एचडीआई जो है, आपको जो पूरी रिपोर्ट है वो 2022-23 वाली जो है ना, उसको आप पढ़ के जाएंगे, या 2022 की आप पढ़ के चली जाइए। एचडीआई में आपको बता देती हूँ, एचडीआई जो होता है ना, एक तरीके से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी, एक रिपोर्ट तैयार करता है। और उनके हिसाब से भी भारत की स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर नहीं। 2021 में जब उन्होंने डेटा निकाला था तो हमारी जो है रैंक 132 रही थी। 2020 में 189 रही थी। ठीक है, तो ये काफी, सॉरी, 131 रही थी। तो मानव विकास सूचकांक एक रिपोर्ट निकाली जाती है, जो कि पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने मिल करके बनाई थी। ठीक है भाई, इसमें सबसे ज्यादा टॉप करता है स्विट्जरलैंड। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये पुराने डेटा के हिसाब से है, तो अगर आप इनको आप स्किप भी कर दोगे, तो मैं इनको स्किप ही करवाती चल रही हूँ, तो वो आप कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आंसर अब पुराने हो गए हैं। ये मतलब पहले की पीडीएफ है, तो इसको आप यहाँ पर अब लीव भी कर सकते हो। जो डेटा अभी के हिसाब से और हमारे स्टैटिक पोर्शन में आएगा वो मैं आपको जरूर कवर कराऊंगी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 79 है, ये यहाँ पर कह रहा है कि भाई चाइना की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब हुए थे 1978 में, उस समय के बारे में पूछ रहा है। तो भाई चाइना ने उस समय एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इन सब में रिफॉर्म किए थे। ठीक है, तो इसमें ही सारी चीजें ठीक लिखी हुई है। पूरे लैंड को डिवाइड कर देना, और इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा देना, रूरल अर्बन एरियाज को बढ़ावा देना, पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा देना, ये सारी चीजें उन्होंने खूब करी। ठीक है भाई, अगला है 80 वाला प्रश्न देखेंगे। 80 प्रश्न में यहाँ पर ये जो है आप पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान की धीमी समृद्धि और निर्धनता के कारण पूछ रहा है यहाँ पर, तो सारे के सारे कारण ठीक लिखे हुए हैं, आप पढ़ के देखिए। अत्यधिक बाढ़ बाढ़ का आना, विदेशी मुद्रा में जो है धीमी हो जाना, तकनीक पर परिवर्तन पर आप काम ना करना। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है। अगला, चाइना में 1978 में काफी संरचनात्मक सुधार किए गए थे, उसके ऊपर यहाँ पे पूछा गया है। जब चाइना में यहाँ पर ये सारे जो भी हुए थे रिफॉर्म, उस समय भारत में तो बहुत बड़ा, 1991 में जब हमने आईएमएफ से लोन लिया था, तो हम लोगों पे तो बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी। लेकिन जो चाइना, उस रेस्ट्रिक्शंस मानी नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें आप पढ़ेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है। चीन के तत्कालिक जो समय के नेता थे माओवादी, वो इस चीज से संतुष्ट नहीं थे, और व्यापक भूमि सुधार करना, सामुदायिकरण करना, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, और इस सब के बाद भी 1978 में प्रति व्यक्ति जो अन्न उत्पादन था वो उतना ही रहा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उनके सुधार थे वो उतने ज्यादा अच्छे हो नहीं पाए। सारी की सारी स्टेटमेंट इसमें सही लिखी।
अब इनको मैच करना है, ये इंपॉर्टेंट है। शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, निवल उपस्थिति दर। प्रत्येक 1000 जीवित बच्चों में से 5 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चे को के अनुपात को दिखाती है, 5 वर्ष से पहले। तो ये जो है यहाँ पर प्रत्येक 1000 नहीं है, यहाँ पर आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात जो है वो यहाँ पर बाल मृत्यु दर कहलाता है, शिशु मृत्यु दर नहीं होता, वो बाल मृत्यु दर होता है, ठीक है। उसके अलावा साक्षरता दर जो है यहाँ पर वो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या को देखा जाता है, तो 14 नहीं 7 है। थर्ड यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा है, निवर उपस्थिति दर सही लिखा हुआ है। अगला यहाँ पे पर्यावरण के कार्य इनमें से कौन कौन से नहीं होते हैं, तो देखो भाई सारे के सारे ही नहीं है, डी इसका आंसर होगा। अवशेष को समाहित करना, जनरली को जैविक विविधता प्रदान करना, सौंदर्य विषय सेवाएं प्रदान करना, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों की पूर्ति करना, ठीक है, तो सारे ही यहाँ पर नहीं होते। अगला वैश्विक के लिए, अब ये भी देखो भाई, ये वाला जो प्रश्न है ये भी थोड़ा पुरानी उस पे ही बेस्ड है, औद्योगिक क्रांति के ऊपर 2015 की ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर इसको भी छोड़ सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसी को करेंगे आप लोग। 85 वाला प्रश्न देखेंगे, ये अच्छा प्रश्न है। देश में प्रति व्यक्ति जो जंगल भूमि है वो 0.08 हेक्टेयर है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है, जबकि बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 0.47 कम से कम चाहिए, ठीक है भाई। इससे क्या होता है कि वनों की कटाई करनी पड़ जाती है, इसलिए वनों की कटाई हो जाती है, और वनों की कटाई 15 मिलियन क्यूबिक मीटर से भी अधिक होती है, सही लिखा हुआ है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहे हैं कि भाई मृदा क्षरण जो होगा वो 5.3 बिलियन टन प्रति वर्ष रहा है, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो सेकंड एंड थर्ड ठीक है, फर्स्ट छोटे से आंकड़ों में मिस्टेक है तो इसलिए गलत हो जाएगा। अगला ओजोन अपक्षय, ओजोन डिप्लीशन के ऊपर पूछ रहा है। तो भाई ओजोन अपक्षय की अगर हम बात करें तो सप्ताप मंडल में जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर होता है या ट्रोपोस्फेयर, उस एरिया में जो क्लोरीन और ब्रोमीन की जो आर्द्रता है या सांद्रता है वो बढ़ जाती है, तो वहां पर उपस्थित ओजोन की परत को नष्ट कर देती है, इसे ही हम ओजोन अपक्षय कहते हैं। और ओजोन परत अगर नष्ट हो जाती है तो पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, जिससे हमें स्किन कैंसर भी हो सकता है। इसी को रोकने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था, जिसमें सीएफसी और इन सब चीजों पर रोक लगाने की बात की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाली, ठीक है। और फर्स्ट गलत है, शोभ मंडल में ओजोन की मात्रा की कमी नहीं, ट्रोपोस्फेयर में होती है, सप्ताप मंडल में। तो फर्स्ट गलत लिखा हुआ है इसके अंदर, स्ट्रेटोस्फेयर होता है इसमें आंसर, तो फर्स्ट गलत है, बाकी सेकंड एंड फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी। अगला यहाँ पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। इसका जो गठन है वो 1974 में यहाँ पर जो है वो किया गया था। तो ये जो है यहाँ पर 1974 में जल प्रदूषण के निवारण के लिए किया गया था, तो ये ठीक लिखा हुआ है। वायु प्रदूषण और भूमि प्रदूषण के चीजों का भी यहाँ पर वो वितरण करते हैं, तो ये भी ठीक है, और थर्ड भी ठीक है। ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर टोटली करेक्ट। अगला हरमन डेली के अनुसार जो है वो सतत व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, मानव जनसंख्या को पर्यावरण की धारण क्षमता के स्तर तक सीमित करना, प्रौद्योगिक आगत नुपूर्ण को ही आगत उपयोगी बनाना, प्रदूषण के कारण अपनी क्षमताओं में सुधार लेकर के आना, इन सबको कहते हैं। सारी स्टेटमेंट जो है इसमें 1 और 3 ठीक लिखी हुई है। इनमें से कौन कौन भारत में धारणीय विकास प्राप्त करने के लिए रणनीति का एक भाग बन जाते हैं, तो इनमें से आप पढ़ेंगे तो सारी की सारी यही सब किया गया भारत में। जैसे कि एलपीजी, गोबर गैस का उपयोग करना, प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग करना, वायु शक्ति फोटोवोल्टिक सेल का उपयोग करना, लघु जलीय पॉइंट का उपयोग करना, जैविक कंपोस्ट का उपयोग करना, ये सब चीजों का उपयोग किया जाए। अगला यहाँ पर भूमि के अपक्षय के लिए मतलब लैंड डिग्रेडेशन के इनमें से कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये भी सारे ही सही लिखे हुए हैं। वनों की कटाई करना, आग लग जाना, फसल चक्र में होना, कृषि क्षेत्रों में यहाँ पर प्रसार करने की कोशिश करना, तो ये सारी चीजों से लैंड डिग्रेड होता ही होता है। समझे भाई यहाँ तक। अगला यहाँ पर आंदोलन, अपिको आंदोलन जो है यहाँ पर वो सिरसी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में
1983 में हुआ था 8 सितंबर को। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट है वो यहाँ पर केरल के सिरसी में नहीं, ये कर्नाटक में हुई थी फर्स्ट, इसलिए गलत हो जाएगी। बाकी सेकंड और थर्ड यहाँ पर बिल्कुल सही लिखी हुई है। गरीबी निवारण के लिए यहाँ पर क्या क्या सरकार ने किया है? गरीबी निवारण के लिए सरकार ने त्रिआयामी नीति को अपना, जिसमें पहली ये थी कि भाई समृद्धि आधारित रणनीति थी, जिसमें जैसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी की गई थी भाई, ये बोला गया था कि आर्थिक समृद्धि के प्रभाव समाज के सभी वर्गों तक पहुंचने चाहिए। और दूसरी नीति विशिष्ट निर्धनता उन्मूलन के लिए यहाँ पर की गई थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी कुछ शुरू करते थे, जैसे कि भाई काम के बदले अनाज दिया जाएगा। और तीसरी नीति ये थी कि भाई आपको जो भी न्यूनतम आधारभूत सेवाएं होंगी ना, वो सरकार द्वारा यहाँ पर दी जाए। तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें तीनों सही लिखे। लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ाने हेतु वाली जो स्टेटमेंट है वो गलत लिखी हुई है। अगला देखेंगे इसमें, किसानों की आत्महत्या के लिए इनमें से क्या क्या उत्तरदायी है? किसानों की आत्महत्या के लिए इसमें जो कह रहा है जो, वो यहाँ पर ही क्या गलत लिखा हुआ है इसमें? तो देखेंगे भाई, इस वाले पूरे में अगर आप ध्यान दें तो फर्स्ट ठीक लिखा हुआ है, सेकंड में ठीक लिखा हुआ है। कृषि के उत्पादों पर प्रशुल्क लगा लेना ये किसानों की आत्महत्या के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगला, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, भारत में इसकी शुरुआत कब की गई थी? अकाल के समय की गई थी, बंगाल में जब अकाल आया था 1940 के दशक में। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में इसलिए गलत, ठीक है, मतलब कह सकते हैं उसको भी, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट को भी। और बस थोड़ी सी मिस्टेक क्या है यहाँ पर, फर्स्ट वाली मिस्टेक में 1940 के दशक में होगी, बाकी दोनों ठीक लिखा। हरित क्रांति आई थी। राशन कार्ड 3 प्रकार के होते हैं, बीपीएल, अंत्योदय कार्ड। अंत्योदय कार्ड होता है भाई जो बहुत ही ज्यादा निर्धन, निर्धनों में से भी निर्धन, और निर्धनता रेखा से नीचे आने वाले को बीपीएल का, बाकी सबको लिए एपीएल कार्ड। मानव पूंजी, मानव विकास और मानव पूंजी पर पूछ रहा है। मानव पूंजी और विकास में होता क्या है? ह्यूमन कैपिटल। देखो भाई, मानव पूंजी केवल मनुष्य के जीवन का आर्थिक आयाम है, जबकि मानव विकास एक बहुत मल्टी डायमेंशनल होता है, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर चीजों पे आप जो है वो सोच विचार करते हैं। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट सही लिखी हुई है, बाकी दोनों बिल्कुल गलत लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि भाई मानव पूंजी कुछ प्रकार की शिक्षाओं को महत्व देता है, जो कि उसकी उत्पादकता को बढ़ाते हैं, जो कि मानव विकास शिक्षा और स्वास्थ्य की अच्छी गुणवत्ता को के जीवन का आधार मानता है, अर्थात वह स्वास्थ्य और शिक्षा को उपयोगी साधन मानता है, भले ही वह श्रम की उत्पादकता को ही क्यों ना बढ़ाए। अगला, मानव पूंजी का निर्माण में से किस किस चीजों से होता है? सारी की सारी चीजों से होता है भाई। अगर आप शिक्षा पे व्यय करते हो, आप स्वास्थ्य पे, आप सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए, आप प्रवसन पर, हर चीज के लिए आप व्यय करते हो, तो आपसे हर एक चीज से ही यहाँ पर जो है मानव पूंजी का विकास होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी चीजों से आपका ह्यूमन कैपिटल बनती है। अगला, 97 भी सेम वही है, बस यहाँ पर लैंगिक असमानता को हटा दीजिए, बाकी यहाँ पर सारा कुछ सही लिखा हुआ है। सारी चीजों से मानव पूंजी का विकास होता ही है। भारत में शिक्षा उन्नति के लिए पूछ रहा है अगला सवाल। सरकार ने 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून बनाया था, जिसमें जितने भी 6 to 14 वर्ष के सभी बच्चे होंगे उनको मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। इसी के लिए भारत सरकार सभी केंद्रीय करों पर 2% शिक्षा उपकर लगाती है, और साथ ही साथ इससे जितनी भी प्राप्त राशि होती है उसको प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करती है। ठीक है भाई। और वर्तमान में जो है ये वाली चीज 4.6% जो है यहाँ पर खर्च करते हैं, 2019 के हिसाब से मैं बता रही हूँ। आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला प्रश्न देखेंगे, गांव के चनमुखी विकास को ग्रामीण विकास के नाम से जाना जाता है, मतलब कि गांव में जो है एक विकास करने के लिए। तो देखो भाई, जितने भी आपको सारे यहाँ पे लिखे हुए ना नाम, सारी की सारी चीजें ग्रामीण विकास की समिति में आती है, चाहे साख सुविधाएं देना हो, नाबार्ड बनाना हो, भूमि सुधार करना हो, मानव पूंजी का निर्माण करना हो, ग्रामीण बाजारों में शहरों का एकीकरण करना हो, हर एक चीज इसी में काउंट की जाती है। डी इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं आज के हमारे। SHG स्वयं सहायता समूह मतलब कि समान आर्थिक स्थिति वाले पुरुषों और महिलाओं का एक स्वैच्छिक समूह है, जो अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बनाए जाते हैं। SHG आंदोलन जो है उसको 1992 के बाद जो है गति मिली थी, जब नाबार्ड ने SHG बैंक लिंकेज सिस्टम को यहाँ पर बढ़ावा देना शुरू किया था।
इसलिए कई बार इसको अति लघु साख कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है। बस सेकंड में यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, सिडबी नहीं नाबार्ड आएगा, बाकी सारा कुछ सही है। ठीक है भाई, तो आंसर हो जाएगा इसका 1 और 3। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीजें याद करनी है। ये थे आपके टॉप 200 क्वेश्चन इकोनॉमी के। पढ़िएगा, कोशिश कीजिएगा सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ने की। इंग्लिश में मैंने, हिंदी में मैंने ज्यादा फोकस करके बताया है। सभी लोग इसको इंग्लिश में जो है वीडियो में लिखा हुआ है, इसको आप पॉज करके दोनों लैंग्वेज में पढ़ करके अपना कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपको सारा का सारा कंप्लीट कर लेना है। इस पूरे को लर्न करेंगे, हो जाएगा तो आपका एक इकोनॉमी में थोड़ा सा एक एज मिल जाएगा आपको सारी चीजों को लेकर। क्लियर है भाई सबको यहाँ तक? इसको कंप्लीट कीजिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।